नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, एवरेज वाले को, और इसका आगे का पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ जो प्रश्न आपके सामने, वो नए टाइप के होंगे। जो हमने पढ़ लिए उसके अतिरिक्त और टाइप के होंगे। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, समझते रहें और उनको पीछे वालों को रिकॉल करते रहें। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अभी आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है। 6 व्यक्ति हैं, वो खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए। अब ध्यान से समझिएगा इसे। सबसे पहले 6 व्यक्ति गए हैं, 6 व्यक्ति गए हैं होटल के अंदर। 6 व्यक्ति गए हैं, उसमें से 5 व्यक्ति हैं, उन्होंने, है ना, अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए हैं। ठीक है, 32 रुपये व्यय किए हैं। तो आप बता सकते हैं कुल मिला के उन्होंने कितने व्यय किए। उन्होंने व्यय किए हैं अपने पास 160 रुपये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जबकि छठे व्यक्ति ने ये पढ़ना, छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय से 80 रुपये अधिक खर्च किए। अब देखो, आप समझ पा रहे हो कि मैं इस तरीके से समझाने की प्रयास करता हूँ आपको कि कुल खर्च बराबर कुल खर्च। इस तरीके से अपने को इस सवाल को हल करना होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, उनका औसत खर्च एवरेज व्यय उनका कितना है। ठीक है, कितना है, मान लिया x है, क्योंकि अपने को पता नहीं है इसमें। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ लें, अगर ना समझ में आए तो। 6 व्यक्ति हैं, वो खाना खाने के लिए होटल में गए हैं। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये दिए हैं। ये भी हमें पता है कि ये 5 हैं, इन्होंने 32 और 32 रुपये दिए हैं। और जो छठा व्यक्ति है उसने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय हमने मान लिया, औसत खर्च मान लिया हमने x। इससे जो छठा व्यक्ति है 6 में ने, उसने औसत खर्च है जो 6 जनों का औसत व्यय है, उससे 80 रुपये अधिक दिए हैं। ठीक है, ये हमें पता है इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। अब देखो, हमने 6 व्यक्तियों का औसत खर्च माना था, वो x माना था। ये 6 व्यक्ति हैं आपके सामने, 2 3 4 5 और 6। सभी ने कितना खर्च किया, x x x x x। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो आया कुल खर्च कितना आया, वो आया 6x, क्योंकि 6 बार आ रहा है x। ठीक है, और यहाँ से अपने देखें इस चीज़ से, ठीक है, इस चीज़ से अपने देखें तो अपने पास कुल खर्च आ रहा है, वो आ रहा है 5 जनों ने तो दिए 32 प्लस, और 6 में ने दिए, 6 का जो औसत था उससे 80 अधिक, यानी यहाँ से तो कुल खर्च इतना आ रहा है। और
इस बात से अपने पास औसत खर्च कितना आ रहा है? इस बात से अपने पास औसत खर्च कितना आ रहा है? 6x। कुल खर्च आ रहा है इतना 6x। मैंने बताया था आपको कि ऐसे सवालों में कुल बराबर कुल, तो उस बात से कुल खर्च कितना? इतना, पहले वाली बात से। और इस बात से कुल खर्च कितना? सेकंड थॉट से, तो 6x। ठीक है, कुल बराबर कुल। अब ये सवाल हो जाएगा, 5 को 32 से गुना किया कितना आएगा? 160 प्लस x प्लस 80 बराबर में 6x। अब देखो x वाले को इस तरफ ले जाएं आप, और 80 में क्या जुड़ जाएगा? 160, क्योंकि अचर अचर में जुड़ता है और चर चर में घटता है या जुड़ता है। तो 240 बराबर में 6x माइनस एक्स। माइनस एक्स, एक्स के आगे कुछ संख्या नहीं है तो एक मान लें। 240 बराबर 5x, और बीच में कोई निशान नहीं है, गुना, गुना वाला इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। आंसर आएगा x बराबर आ जाएगा अपने पास कितना? 48। ठीक है, तो ये तो है इनका एवरेज खर्च, यानी प्रत्येक जना 48 रुपये दे रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? कुल खर्च उन्होंने कितना किया, क्योंकि एक्स हमने माना क्या था? एवरेज माना था, एवरेज खर्च माना था, यानी औसत खर्च माना था। अब कुल खर्च आया है अपने पास 48 इंटू 6, और इसका फाइनल आंसर आएगा अपने पास, इसका फाइनल आंसर रहेगा 288, गुना करते ही आ जाएगा। इतने रुपए उन्होंने कुल खर्च किया, ये इसका फाइनल आंसर है। समझिएगा आप ध्यान से, ये फाइनल आंसर रहेगा इसका, यानी 6। समझिएगा आप ध्यान से कि इतने इसमें दो बातें दी हुई हैं। एक तो 6 व्यक्तियों ने कुछ, देखो कोई भी, अब देखो कोई खर्च होता है, 5 जने पार्टी में चले गए हैं या 6 जने चले गए हैं, तो उनका जितना रुपए खर्च लगता है सभी आपस में मिल बांट के भी करते हैं, या कई बार क्या होता है कि एक दोस्त भाई अपना सारा बिल फाड़ देते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या है, वो सभी बांट रहे हैं एक दूसरे से रुपए, तो बांटेंगे तो बराबर बराबर जाएंगे सभी के पास। और हमने मान लिया कि एवरेज पड़ा है सभी को, एक एक को पड़ रहा है x रुपए, और 6 व्यक्ति हैं, तो अब बताओ कुल रुपए कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 6x। ये तो एक बात निकल के आई सामने। और उसने पहले बता रखा था कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो 32 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 32 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो छठे को तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो छठे को कितने ज़्यादा देने पड़ेंगे? तो औसत का जो एवरेज पड़ रहा है सभी को, उससे 80 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वही सवाल है कि आप किसी फ्रेंड को ले जाएं और उसका एक का ज़्यादा खर्चा हो जाए और बाकियों को कम खर्चा करना पड़े या बराबर बराबर करना पड़े। ठीक है, एक बार और समझना इसको, वापस से वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। बस ये ध्यान रखना, एक तरीका कुल खर्च निकालने का और एक दूसरा तरीका, दोनों कुल बराबर हो जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा जोड़ घटाव करने से, बीजगणित करने से। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति, ठीक है, टोटल कितने हैं? 9 व्यक्ति हैं, उसमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर, प्रत्येक मैंने एक एक जना, ठीक है, प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है। इसमें से 8 व्यक्तियों ने, ये 8 ऐसे हैं जिन्होंने कितने कितने रुपए दिए? 30 30 30 30 30 30 30 और 30, यानी 8 जनों ने 30 रुपये दिए, खर्च करता है। और 9वां व्यक्ति है वो
एवरेज की अपेक्षा यानी औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो अब देखो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि माना 9 व्यक्ति हैं, उनको कितने कितने रुपए पड़े। 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है उन्होंने व्यय किया है, वो एक्स मान लेते हैं कि एक्स रुपए पड़े हैं सभी 9 व्यक्तियों को। ठीक है, एक्स रुपए आए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो जो 9वां व्यक्ति है उसने एवरेज जो आया, सभी को रुपए बंट के आने थे जितने जितने, उससे एवरेज हमने माना एक्स कि एक्स रुपए पड़े उनको। ठीक है, तो उससे 20 रुपये अधिक दे रहा है 9वां व्यक्ति। और वास्तव में कुल खर्च कहाँ से निकला, ऊपर वाली लाइन से क्या निकला, कुल खर्च कितना निकला, वो निकला 9x, यानी 9x हो गया, एक्स रुपए दे रहे हैं सभी तो। और यहाँ से कुल खर्च देखें, इस बात से अगर अपने कुल खर्च देखें तो अपने पास आ रहा है यहाँ से कुल खर्च आ रहा है, अपने पास वो आ रहा है 30 रुपये दिए 8 जनों ने, प्लस x प्लस 20 रुपये दिए 9 महीने। यहाँ से कुल खर्च ये आया और इस बात से कुल खर्च ये आया, तो 2 कुल खर्च अपने पास आ गए। अब कुल खर्च बराबर कुल खर्च, तो 30 गुणा 8 प्लस x प्लस 20 बराबर में कुल खर्च यानी 9x। अब 30 को 8 से गुना किया कितना आएगा 240, x प्लस 20 बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट से। अब ये x है ये इस तरफ हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और 240 में क्या जुड़ जाएगा 20, तो कितना हो गया 260, और x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे प्लस है, पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, 260 बराबर में 8x। अब ये जो 8 है और x है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा वाली संख्या इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसकी हो जाएगी भाग में चली जाएगी। ठीक है, अब भाग लगाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा इसका कितना, 260 को 8 से भाग लगाया, उत्तर आया x बराबर आ गया अपने पास 8 × 24, 8 दूनी 16.5। ये आया एवरेज खर्च, इतना रुपया सभी को भुगतान करना पड़ेगा। अब लेकिन कुल खर्च निकालना है अपने को क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है। एक जना कितने रुपए पड़ रहे हैं एक जने को, इतने रुपए, कितने जने हैं वो टोटल 9 हैं, और उत्तर आएगा अपने पास 5, 4 हासिल 18 और 4 कितने हो गए 22, 2 हासिल 27 और 2 29, इतने रुपए उनको कुल खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एक सवाल और समझा हमने उसी टाइप का, और इस टाइप के भी सवाल आपको मिलते रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे सवालों का भी। ठीक है, कुल बराबर कुल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नया सवाल आपके सामने, इसके अंदर क्या होगा, ये नया टाइप का सवाल है और आपको समझना होगा ध्यान से। ठीक है, एक छात्रावास है, ठीक है, एक छात्रावास है, उसमें 35 छात्राएं हैं, 35 छात्राएं हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 और नए बच्चे आ जाएं, ठीक है, 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय है छात्रावास के अंदर, यानी मेस है, उसका जो प्रतिदिन खर्च है वो 42 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक छात्र का जो प्रतिदिन खर्च है वो 1 रुपये
घट जाएगा। अब देखो इस चीज़ को समझो आप, ये व्यवहारिक चीज़ है, ठीक है। अगर कम लोग होते हैं तो वहाँ पे रुपए की पांति ज़्यादा आती है, ये ध्यान रखना आप। और जहाँ पे लोग बढ़ जाते हैं तो रुपए कम 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 रुपयों में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किसी गांव के अंदर एक डिग्गी का निर्माण करवाना है पानी के लिए। अब अगर कुछ चुनिंदा लोग उस डिग्गी का निर्माण कराना स्टार्ट कर दें तो उनके हिस्से में रुपए ज़्यादा आएंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के आप मान लीजिए कि 30,000 रुपये खर्च आना है और 3 व्यक्ति कह रहे हैं कि हम डिग्गी का निर्माण करवाएंगे, 3 ही हैं, तो उनको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। एवरेज पड़ गया उनका 10,000, कुल खर्च उनका 30,000 हो गया। लेकिन अगर उनके साथ 30 व्यक्ति मिल जाएं डिग्गी का निर्माण करवाने के लिए, तो अब उनका एवरेज कितना कम हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 9,000 रुपये कम हो जाएगा। यानी हज़ार रुपये आएंगे सभी को। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसी तरीके से यहाँ पर बात कर रहा है ये। अब छात्राएं कितनी हैं? पहले छात्राएं हैं 35, ठीक है। अब क्या हो गया, 7 और नए बच्चे आ गए, तो अब कितने हो गए? 42। अब इनको 35 थे, तब मान लेते हैं कि एवरेज इनका खर्च था, औसत खर्च प्रतिदिन, एक दिन का, प्रति मैंने एक दिन का औसत खर्च x था। यानी x रुपये आ रहे थे सभी को, 35 बच्चों को। अब क्या हो गया, अब इनको रुपए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक कम, यानी प्रतिदिन खर्च है वो एक कम हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब और क्या हुआ, अब देखो फिलहाल, अब देखो अपने निकाल रहे हैं, औसत खर्च निकाल लिया प्रतिदिन। अब मैं कुल खर्च निकाल रहा हूँ यहाँ से। कुल खर्च कितना रहेगा? अगर 35 हैं तो 35x कुल खर्च रहेगा, और अगर 42 हो गए हैं तो उनका कुल खर्च हो जाएगा 42 गुणा x-1। अब वो एक बात और कह रहा है कि वो कह रहा है कि भोजनालय है, वो मेस है, उसका प्रतिदिन जो जितना भी खर्चा हो रहा था, कुल खर्च हो रहा था, पहले कितना हो रहा था? 35x। अब वो 42 रुपये बढ़ जाता है। तो अब देखो, जब कितने हो गए? 42 हो गए, यहाँ से कुल खर्च निकालें, 42 हो गए तो कुल खर्च कितना हो गया अपने पास? 35x प्लस 42, ठीक है। ये कुल खर्च आया अपने पहले वाली बात से, जब पहले वाला आंकड़ा था। और अब वाले आंकड़े से कुल खर्च कितना? ये इतना, ठीक है। अब हमें कुल बराबर कुल वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 35x प्लस 42 बराबर किसके होगा? 42x-1। 35x प्लस 42, 42 अंदर गया तो सबसे पहले x से गुना होगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 42x आ जाएगा यहाँ। और फिर 42 का 1 से गुना होगा, बीच वाला निशान वैसे का वैसा, 42 एकम 42। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को इधर लेके जा रहा हूँ और 42 को इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है जिधर लेके जाएं, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगे बाद में। अब 42 इधर आया तो प्लस का हो गया, 42x पहले से पड़ा था, और इधर माइनस का 35x हो गया। अब कितना हो गया? 84। 42 में से 35 गया, कितना आएगा? 7x। बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा इधर आके भाग में हो जाएगा 7 बराबर में x। अब अपने पास उत्तर आया, x बराबर आ गया 12, ठीक है। यानी पहले कितने रुपए खर्चा पड़ रहा था उनको? 12 रुपये प्रति छात्र, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है अपने से
मेस का मूल खर्च ज्ञात करो। तो मेस का मूल खर्च ज्ञात करना है अपने को। तो मूल खर्च यानी पहले का खर्च, पहले का खर्च कितना, मेस का मूल खर्च ज्ञात करना है। मूल खर्च है तो पहले का, मूल खर्च का मतलब है पहले का खर्च कितना, 12 रुपये पड़ रहा था एक छात्र को, कितने थे, 35 थे वो। 12 पंजे 60, 6 हासिल 36 और 6 42, यानी 420 रुपये उनको पड़ रहा था टोटल खर्च। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया अपना 420। मूल खर्च इतना होगा, पहले का खर्च। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 42 छात्र हैं, ठीक है। तो 42 छात्र हैं छात्रावास के अंदर। अब वो कह रहा है 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण, 13 नए बच्चों का दाखिला हो चुका है। तो कितने हो गए, 55 हो चुके हैं अभी। वो कह रहा है कि मेस का जो खर्च है, खर्च जैसे वो कितना बढ़ जाता है, 30 रुपये बढ़ जाता है। मेस का खर्च 30 रुपये बढ़ जाता है। और जो प्रतिदिन प्रति छात्र जो खर्च है, यानी औसत एवरेज खर्च पड़ रहा है, जो औसत खर्च पड़ रहा है, जो प्रतिदिन का औसत खर्च, प्रतिदिन औसत खर्च है, वो कितना घट जाता है। पहले मान लो x था तो अब घट गया, कितना घट गया, -3 हो गया, यानी 3 घट गया तो x -3 हो गया। अब हम निकाल रहे हैं कुल खर्च। जब 42 छात्र थे तो कुल खर्च था 42x, और जब 55 छात्र हैं तब कुल खर्च है 55x -3। ठीक है, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करते ही अपने पास कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, अब क्या ये 55 बच्चों का कुल खर्च है, नहीं, प्रतिदिन का। ये तो 42 बच्चों का है, और ये 30 रुपये अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये हो गया 55 बच्चों का कुल खर्च, यानी 42x + 30, ये कुल खर्च आया अपने पास। समझ पा रहे हो। और ये भी क्या है, कुल खर्च है 55 बच्चों का। कुल खर्च बराबर कुल खर्च, तो 42x + 30 बराबर होगा 55 ब्रैकेट x -3 के। अब ये कितना आ गया, 42x + 30, और ये 55 अंदर जाएगा तो पहले x के साथ गुना होगा, तो अपने पास आया 55x -3 से गुना किया तो अपने पास आया 165। अब ये 165 मैं इधर लेके आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और 42 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में। तो अपने पास आएगा 30 पहले से पड़ा है प्लस का, और प्लस का 165 हो जाएगा, माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 55x पहले से था, और 42 किसका था, उधर प्लस का था, अब माइनस का हो गया। अपने पास उत्तर आया 195, और बराबर में अपने पास आया 13x। बीच में कोई निशान नहीं है, गुना। अब गुना में है 13, इधर आके भाग में हो गया, बराबर में x। अब अपने पास 13 से भाग लगाते ही उत्तर आ जाएगा 13 एकम 13, 13 पंजे 65। 15 रुपये प्रतिदिन पड़ रहा था पहले खर्च, जब 42 छात्र थे। अब वो पूछ क्या रहा था अपने से, मूल खर्च पूछ रहा था। मूल खर्च यानी पहले का खर्च, यानी जब 42 छात्र थे। तो मूल खर्च हो गया अपना पास, 42 छात्र थे और 15 पढ़ रहा था उनको पर डे। तो अपने पास आंसर जो आएगा, अपने पास वो आएगा 630 गुणा करते ही। ये हो गया मूल खर्च, यानी पहले का खर्च था, 630 होगा। ये फाइनल आंसर है इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसी तरीके के हैं सारे के सारे, आप समझते रहिएगा। थोड़ा सा फ़र्क होगा, जैसे मैंने ये 2 सवाल कराए हैं ये एक टाइप के हैं, और ये ऊपर वाले मैंने जो 2 सवाल करवाए थे ये भी एक ही टाइप के थे।
ठीक है, तो 2 सवाल करवा रहा हूँ एक एक टाइप के, नए नए टाइप के। अब आगे और 2-3 सवाल कराएंगे अपने, एक ही टाइप के होंगे वो भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है और ये भी नए टाइप का है, तो ये ध्यान रखना, लेकिन उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, अब 3 संख्याएं हैं, वो इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, वो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 2 गुनी है। जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं, मान लो A, B और C। अब वो कह रहा है पहली जो संख्या है ये वाली, वो दूसरी संख्या से 2 गुनी है। यानी ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी? 2। 2 एकम 2 यानी 2 गुनी होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है तीसरी संख्या से आधी है। ये जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या, ये तीसरी संख्या से आधी है। आधी है, इसका मतलब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि देखो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, डबल हो गया। इधर देखो आप, 2 गुनी है यानी 2 एकम 2, और तीसरी संख्या की आधी है। आधी का मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। आधी है, देख लो आप, 4 को 2 से भाग लगाया, 2 ही आ गया। ये अपने को पता चल गया कि ये संख्याओं का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा इनका। ये रेशो है इन संख्याओं का, ये हमें पता चल गया है अनुपात। अब वो कह रहा है तीनों संख्याओं का एवरेज, एवरेज यानी एवरेज दिया हुआ है अपने को। एवरेज कितना है? 56। तो बताओ इनका टोटल कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा इन संख्याओं का? ठीक है, तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 56 इंटू 3। याद है आपको, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर एवरेज। एवरेज 56 दिया हुआ है, राशियों की संख्या 3 है, गुणा में आते ही इसका टोटल आ गया अपने पास कितना? 18 और 68। 68 इनका टोटल है, यानी योग है तीनों संख्याओं का। ठीक है, तीनों का योग या टोटल। ठीक है, 168 आ गया। अब वो कह रहा है अपने को पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए आप। तो आप अंतर बता सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि देखो पहली और तीसरी संख्या का योग कितना है अपने पास? 168 है। और अनुपात के हिसाब से देखें इनका योग, ध्यान से समझना, अनुपात के हिसाब से देखें इनका योग इन तीनों का, तो अपने पास आ रहा है 7। आ रहा है ना 7? अब वो पूछ रहा है कौन सी? फर्स्ट एंड थर्ड का अंतर यानी डिफरेंस, यानी घटाव। तो पहली और तीसरी का अंतर कितना आ रहा है अनुपात के हिसाब से? वो आ रहा है 2। ठीक है, 168 कितने की वैल्यू है? वो है 7 की वैल्यू। ध्यान से समझे आप, 168 योग है, और योग है वो कितने की वैल्यू है? 7 की है अनुपात के हिसाब से देखा जाए। और अपने को कितने की वैल्यू चाहिए? 2 की वैल्यू चाहिए। 2 क्या है? इन दोनों का अंतर है अनुपात के हिसाब से। देख पा रहे हो आप, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, योग के बटा में योग था तीनों संख्याओं का, बटा में योग ही आएगा, और ये अनुपातों के हिसाब से योग है ना। 168 कितने की वैल्यू है अनुपात के हिसाब से? 7 की वैल्यू है। और अपने को निकालना है पहले और तीसरे का अंतर, यानी अनुपात के हिसाब से देखें तो 2 निकालना है, 2 का मान निकालना है, तो 2 गुना में कर देंगे अपने। अब भाग लगाया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 दूना 48 इसका फाइनल आंसर रहेगा। बिल्कुल सरल सवाल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, 1-2 बार इसको सुनने वीडियो को बैक करके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ के और ये अनुपात निकाल लेना।
ठीक है, अनुपात निकालने के बाद आपको क्या करना है, एवरेज दिया है तो आप योग निकाल सकते हो तीनों का। ठीक है, एवरेज होता है, उसको अगर संख्या से गुणा कर दिया जाए, राशियों की संख्या से, तो कुल योग आ जाता है। ये हमने पढ़ा था पहले दिन और पहला फॉर्मूला था ये। ठीक है, अब हमें पता है कि ये योग है तीनों संख्याओं का 168। 168 कितने की वैल्यू है अनुपात के हिसाब से, 7 की वैल्यू है, तो बटा में 7 आ गया इसके। अब कितने की वैल्यू चाहिए अपने को, पहले और तीसरे का अंतर यानी 2 की वैल्यू चाहिए, 4 में से 2 गया तो ये देखिए ध्यान से, तो 2 गुना में कर दिया, आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है। अब वो कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या, तीन संख्याएं मान ली हमने ए, बी और सी। वो कह रहा है पहली दूसरी संख्या है वो पहली की दोगुनी है। पहली की दोगुनी है, मैंने मान लिया 1 है, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी संख्या तिगुनी है, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। तो अब देखो इसकी तिगुनी बनाने के लिए ये अपने सही नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करते हैं अपने। देखो दुगनी और तिगुनी की बात कर रहा है, 2 गुणी और तिगुनी की बात कर रहा है ये, तो कितना हो गया 6। तो सबसे पहले पहली संख्या की दुगनी है तो 3 ले लें पहली संख्या और ये दोगुनी कर देंगे यानी 6। ठीक है, अब वो कह रहा है तीसरी संख्या की तिगुनी है दूसरी संख्या, तो 3 गुणी करने के लिए 2 से 2 लिखना पड़ेगा तीसरी संख्या को। अब देख पा रहे हो आप, सवाल वापस से बन गया वही। ठीक है, जो बोल रहा है वही, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगुनी है, 2 से गुना करती आ रही है, और जो तीसरी संख्या है उसकी 3 गुनी है दूसरी संख्या। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने बीच वाला 6 क्यों लिया। ये दोगुनी तिगुनी की बात करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 2 गुनी को 2 और 3 को गुना कर लो, जो आ रहा है अंश राशि वो लिख के आप इसको एडजस्ट कर दें बात के हिसाब से, सवाल की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करें। अब वो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का औसत, यहाँ दोनों नहीं आएगा, यहाँ तीनों संख्याओं का औसत है। मैं लैंग्वेज को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये मिस प्रिंटिंग हुई है इसी वजह से है। तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 44 है। ये भी हमें गिवन है। गिवन क्या है, तीनों संख्याओं का एवरेज, तीनों संख्याओं का एवरेज, ये अपने को गिवन है। कितना है तो आप देख पा रहे हो 44 है। तो अब बताओ टोटल कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि योग कैसे निकालते हैं। एवरेज कितना है, 44 है, कितनी संख्याओं का है, 3 का, गुना कर दो इसको आपस में और आपके पास आंसर आया 132। ये इसका योग है तीनों संख्याओं का। और इस रेशो को आप काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, नहीं काट सकते, क्योंकि तीनों एक ही पाड़े में आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं। अब अपने को निकालना है फर्स्ट एंड थर्ड का अंतर, का डिफरेंस निकालना है। और अनुपात के हिसाब से देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। अपने पास क्या है, 132 है, और वो क्या है, योग है। और अनुपात के हिसाब से देखें तो 132 है, वो वैल्यू कितने की है, 3 और 6 और 2, यानी अनुपातों के योग के बराबर होगी वो वैल्यू। अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 3, 6, 9, 9 और 2 11, ये 11 की वैल्यू है। और अपने को निकालने कितनी है, 1 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस। ठीक है, भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 12, 12 इंटू 1, यानी अंतर कितना आ गया, 12।
तो इसका फाइनल आंसर रहेगा 12, और ये 12 ही है। ठीक है, तो इसका फाइनल जो आंसर रहेगा वो ब है, करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है वो ब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, वो भी इसके जैसा ही है, आप समझिएगा ध्यान से। ये सवाल मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे, आपको आता है, फिर भी अपने बात करते हैं। वो कह रहा है 3 संख्याओं में से, 3 संख्याएं हैं, मान ली A B C, इनका रेशो निकाल रहे हैं, यानी वास्तव में पता नहीं क्या है ये, लेकिन हम रेशो निकाल सकते हैं इस बात से कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की चौगुनी है। दूसरी संख्या मान ली 1 और ये 4 गुनी कर दी मैंने पहली संख्या, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो अब देखो तिगुनी और चौगुनी की बात कर रहा है, तो अपने को 12 के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, 12 के हिसाब से। तो अब बात कर रहे हैं अपने, पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी है, तो 6 मान लिया, ये 12 हो गई। ठीक है, पहली संख्या 12 लेंगे अपने, ठीक है, जिसकी बात कर रहा है वो। अब तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। 3 गुनी किसकी होती है? ये तीसरे नंबर पे 12 किसके बारे में आता है? 4 के बारे में। 4 तिये 12। अब आप देख पा रहे हो कि जो ये संख्या है वो 3 गुनी है, तीसरी संख्या की पहली संख्या है वो, और दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब अपने पास ये आ गया रेशो। क्या ये तीनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं? यस, ये आ रहे हैं। तो अपने काटो इसको, 6 2 के पाड़े में आ रहे हैं, ये 6 नंबर पे आता है, और ये 3 नंबर पे आता है, और ये 2 नंबर पे आता है। ये अपने पास आ गया अनुपात इनका, अनुपात का सरलतम रूप, अनुपात का सरलतम रूप आ गया अपने पास। ठीक है, अब वो बोल रहा है तीनों संख्याओं का एवरेज, तीनों का एवरेज, तीनों का एवरेज है वो कितना है? 95 है। तो अब अपने निकाल सकते हैं तीनों का योग, 95 इंटू 3, अपने पास उत्तर कितना आएगा? 15 और 28, यानी 285। ठीक है, 285 आ गया तीनों संख्याओं का योग। अपने को निकालना है कौन सी? तीसरी संख्या। दो सौ पिचासी है वो कितने की वैल्यू है? वो है 3 और 2 5, 5 और 6, 5 और 6 कितने हो गए? 11, 11 की वैल्यू है 285। अपने को तीसरी संख्या निकालनी है, यानी कितने की वैल्यू चाहिए अपने को? 2 की वैल्यू चाहिए। अब 11 के पार्टे से इसको काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा, इस सवाल में हमने एक गलती कर दी है। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा था पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है, चौगुनी है मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, फिर ये तो चौगुनी हो जाएगी ये। ठीक है, और अब देखें अपने, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट किया हमने तिगुनी। तो अब इसका जो अनुपात रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, तो 285 कितने की वैल्यू हो गई? 7, 7 और 12 कितने हो गए? 7 और 12 19 की वैल्यू है। और अपने को निकालनी किससे की वैल्यू है? तीसरी संख्या निकालनी है, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अब कटेगा नहीं है, तीनों एक ही पाड़े में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं काट नहीं सकती इसको। अब 19 एकम 19 और 19 पाँचे 95, उत्तर आया 60। तीसरी संख्या कितनी होगी? 60। दैट इज करेक्ट आंसर, ही इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपने समझ पाएंगे आप, 4 गुनी है और ये 3 गुनी है, ये इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो अब हम कल लेंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल। आप इसी तरीके से जुड़े रहें, कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को, और इन सवालों को बार बार करते रहें।
हम आगे नेक्स्ट टाइप के सवाल कर लेंगे। धन्यवाद।